नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज ईडी के बंगाल दौरे की। ईडी के बंगाल दौरे की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी अब इस मामले में वहां एक प्रदर्शन कर रही हैं, एक रैली कर रही हैं अपने ही राज्य में, अपने ही प्रदेश में एक रैली कर रही हैं और ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही ईडी ने उनका डेटा चुरा लिया है या उनका डेटा चुराने के लिए आए थे, जो कि आईपैक नाम की एक कंपनी के पास था। आईपैक कंपनी के विषय में मैं आपको बता दूं, ये प्रशांत किशोर वाली कंपनी है, बाद में इसका नाम बदला गया था। प्रशांत किशोर अपने आप को बहुत बड़ा एनालिस्ट मानते थे, बहुत बड़ा डेटा एक्सपर्ट मानते थे, देश में सरकारें परिवर्तन, राज्य परिवर्तन की बातें करते थे, लेकिन बिहार चुनाव में वो खुद अपने ही डेटा में फेल हो गए। यानी कि ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उसमें कुछ इनपुट दिए जा सकते हैं किसी के द्वारा, वो सरकार गिराई या जिताई नहीं जा सकती। ये बात सिद्ध होती है प्रशांत किशोर के चुनाव की वजह से, जो वो बिहार में बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हारे। तो वो सब कह रहे थे कि नहीं साहब, मोदी जी को 2014 में लाने के पीछे प्रशांत किशोर हैं, मोदी जी को प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा ये कर दिया और वो कर दिया, और प्रशांत किशोर, ये जो पूरा चक्कर है प्रशांत किशोर का चलाया हुआ है और सरकार बनाना प्रशांत किशोर का। खैर, उस विषय से हटते हैं। तो ये वही कंपनी का एक नया मॉडल है, नया रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसको आईपैक कहा जा रहा है। अब आईपैक को उन्होंने हायर किया है कि नहीं किया है, लेकिन उसका ऑफिस वहां पर जरूर था। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने उसको हायर किया था और डेटा उसको दिया था, वो अब चुनाव, चूंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेट शेल कंपनियां बनाकर लोगों के पास धन इकट्ठा करना, और वो ये भी संभव है कि कैसे पैसा चुराया जाएगा इन कंपनियों के पास रहे। ईडी के विषय में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार किए जाते हैं। हालांकि ईडी कोई ऐसा नहीं है कि कल बना हो, ईडी तो 1954 में बनाकर खड़ा किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बाद में बना, लेकिन ईडी आज का नहीं है और फेरा आज का नहीं है। फेरा को, वो अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब बैठी थी तो उन्होंने फेरा को और व्यापक बना दिया कि विदेशों में जो पैसा जाता है, जो विदेशों से पैसा आता है, जो फंडिंग इधर से उधर जाती है, वो फेमा, उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया था। इसके बाद नया कानून एक और बना दिया गया, पीएमएलए, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी कांग्रेस की। चूंकि उस समय ईडी का रोल मुझे नहीं लगता कि इसलिए ज्यादा था क्योंकि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में और लगातार कांग्रेस की ही सरकार देश में रही, तो ईडी पकड़ती किसको, किसको पकड़ती, किसका मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पकड़ती? क्योंकि एक ही मतलब, और जो इंदिरा गांधी वगैरह सरकार चलाते थे, इंडिया इंदिरा इंदिरा इंडिया ऐसा वो आह्वान किया करती थी, इसलिए भी बड़ी समस्या थी कि भाई जब डिक्टेटर बैठा हो, जब डिक्टेशन किया जा रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट में भी डिक्टेशन होता था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आगे पीछे किया जाता था, और नहीं मानोगे तो हटा दिए जाओगे, नहीं मानोगे तो प्रमोट नहीं किए जाओगे, नहीं मानोगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये भी चलता था इंदिरा गांधी के समय पर। तो फिर ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि भाई उस समय पर ईडी या कोई भी एजेंसी कुछ अच्छा भला काम कर सकती थी। वो अलग बात है कि जब वाजपेयी जी बैठे तो वाजपेयी जी ने पीएमएलए पास कर दिया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइम है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग अगर होती है तो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, और इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो वित्त मंत्रालय के दायरे में आती है। तो वित्त मंत्रालय की अलग एक एजेंसी होनी चाहिए, वित्त मंत्रालय की अलग एक सिस्टम होना चाहिए जो कि इस पर काम करे। तो ईडी आपके पास थी, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पहले इन्फोर्समेंट यूनिट उसको कहा जाता था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके पास थी तो, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या, किस कानून के तहत करती? तो कानून ही नहीं था साहब। आप समझिए कि 1999 तक इस पर कानून ही नहीं था। 2002 में कानून पहली बार बनाया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे कि भाई ईडी पकड़ेगी किसको, ये क्राइम जो करप्शन किया जाता है, ये करप्शन का पैसा, ये दुनिया भर का इधर से उधर, इस पर काम कौन करेगा? तब उस समय आप सोचिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1999 में बना, फिर 2002 में ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना, और फिर मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट
को भी संशोधित किया गया, बेनामी नाम से पैसा ले। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें केंद्र में आई, चाहे वो वाजपेयी जी की हो चाहे वो मोदी जी की हो, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की तरफ काम किया। यही कारण था कि 2002 में ही उस समय वाजपेयी सरकार ने एक और कानून पास किया था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन ले सकता है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, जिसको बाद में संशोधित करके कांग्रेस की जब सरकार बैठी तो उन्होंने उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 कह दिया, 2005 कह दिया। वही था जो वाजपेयी जी लेकर आए थे। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर 2018 में मोदी जी ने एक और कानून बनाकर रख दिया। और ये जो 2018 वाला कानून था, ये उनके लिए था जो भगोड़े भाग जाते हैं, जिसको FEOA कहा गया है। FEOA 2018, इसका मतलब है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट। तो 4 कानून हैं जिनके तहत काम होता है ईडी का। कोफीपोसा पहले से था, मैं मानता हूं, कोफीपोसा इंदिरा गांधी ने बनाया था, मैं मानता हूं, लेकिन ईडी इफेक्टिव नहीं थी। तो ईडी को टूथ दिए, ईडी को कानून दिया, और कानून देकर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को पकड़ने के लिए सबसे पहले वाजपेयी सरकार ने 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फिर उन्होंने 1999 में फेमा, फिर उन्होंने ये मोदी जी की सरकार ने FEOA यानी कि फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट, या इसको इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट कह लीजिए, और कोफीपोसा, ये ईडी के हाथ के हथियार। सीबीआई मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर काम करती है। पुराना कानून है, मैं पीछे, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर काम करती है सीबीआई। अब देखिए कैसे सीबीआई और ईडी काम करती है, इसको समझना चाहिए। सीबीआई के सामने पता लगता है कि भाई करप्शन हुआ है, किसी अधिकारी ने करप्शन किया, किसी नेता ने करप्शन किया, किसी डिपार्टमेंट ने करप्शन किया, किसी मिनिस्ट्री ने करप्शन किया। सबसे पहले सीबीआई को पता लगता है कि करप्शन हुआ। करप्शन होने के बाद सीबीआई एक मुकदमा दर्ज करती है। तो अब ये करप्शन का पैसा कहां है, करप्शन का पैसा कहां छुपाया गया है, करप्शन का पैसा कहां लगाया गया है, किस काम में लगाया गया है, विदेश भेजा गया है तो कैसे भेजा गया है, तो फेमा सामने आता है। और देश में ही उसका परिवर्तन किया तो कैसे हुआ है, डिजिटल करेंसी बनाई तो कैसे बनाई, और कहां पर वो गड़ाकर रखा गया है, उसका स्रोत क्या है, या उसका स्थान क्या है, ये सब कुछ ढूंढने का काम ईडी का है, वित्त मंत्रालय का है। वित्त मंत्रालय को, ईडी को पावर बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि आप जब पैसा छुपा कर रखते हैं, जैसे केजरीवाल की बात कर लें, केजरीवाल ने घोटाला किया, शराब का घोटाला हुआ, गुजरात में चुनाव लड़ने गए, तो चुनाव में वो पैसा कैसे गया होगा, वहां कैसे खर्च हुआ होगा, और पैसा जो आया उसका सोर्स क्या था, और इन्वेस्टमेंट कहां हुआ। हो सकता है कि जेब में ना हो सकता है नगदी ना हो, मकान ले लिया, दुकान ले ली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले ली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो है नहीं लेकिन है, और इसके अलावा खर्च कर लिया। साहब खर्च कहां कर लिया, चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है, चुनाव में खर्च कर लिया। वो यहां से तेलंगाना, तेलंगाना से वहां, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी फंसाई हो, मतलब वो सब हम लोग सब लोग देख चुके हैं। लेकिन मैं इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं कि ये इलस्ट्रेशन है कि पैसा कैसे यहां से वहां जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, या जानने की हमको जिज्ञासा ये होती है कि आखिर फिर फाइनल क्या है, इसको पावर कितनी देनी पड़ेगी। तो पावर सबसे पहली है क्या, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, क्योंकि सीबीआई अगर कोई काम करती है तो सबसे पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये काम किसी भी एजेंसी का, भारत के कानून के अनुसार किसी भी एजेंसी का पहला काम यह है कि वो एक एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो आगे बढ़े। अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो फिर वो काम आगे नहीं बढ़ सकता, उसको सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। तो क्या ईडी को भी सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवानी है? नहीं, ईडी को एफआईआर दर्ज नहीं करवानी पड़ती है। ईडी को सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है, इकोनॉमिक क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ECIR उसको कहते हैं। यानी कि उनको सबसे पहले अपने रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि यह विषय उनके पास आया, इसकी इंफॉर्मेशन उनके पास है, यह संभव है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया हो, अब हम इसके पीछे लगने जा रहे हैं। तो ECIR रजिस्टर करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब ECI रजिस्टर हुआ तो आगे क्या काम करेगा, तो वो किसी व्यक्ति को सम्मन करने का अधिकार रखते हैं जब उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। सम्मन एफआईआर, तो सम्मन जिसको जारी किया वो ये कहेगा एज पर कानून कि मुझे बताओ किन किन कारणों से, कानून कहां है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कई एक जजमेंटों में कहा कि नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं कि ECIR आपके सामने दिए, क्योंकि उसने जब ECIR तैयार किया होगा तो उसके पीछे उसने पूरा कॉन्सेप्ट बताया होगा, और अगर वो कॉन्सेप्ट डिस्क्लोज हो जाता है, अगर वो कॉन्सेप्ट पता लग जाता है, तो फिर भाई बड़ी भारी समस्या आ जाएगी।
क्योंकि फिर तो सामने वाला आगाह हो जाएगा, वो अपना पैसा सारा बचा लेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यक नहीं है कि ईसीआईआर की इंफॉर्मेशन आपके सम्मन के साथ दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का 2022 में एक जजमेंट आया जिसको फुल बेंच का जजमेंट कहते हैं। यह केस था विजय मदन लाल का। विजय मदन लाल के 3 जजेस की बेंच के जजमेंट ने सारी स्थिति साफ कर दी थी और यह कहा था कि ईसीआईआर की रिपोर्ट आपको दी जाए, यह आवश्यक नहीं है और यह मैंडेटरी नहीं, क्योंकि अगर उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में वो ईसीआईआर तैयार करते हैं। ईसीआईआर तैयार करने का मतलब यह होता है कि वो उसका एक ढांचा बनाते हैं कि उनको ये उनको क्या लगता है। वो अगर सामने वाले के पता लग जाएगा तो वो सब अपना खेल खेल लेगा, वो अपने बचाव कर लेगा। इसलिए ईसीआईआर की रिपोर्ट उसको दी जाए, ये आवश्यक नहीं है। सम्मन के बाद अब बात आती है कि उसको छापे मारने हैं, तो फिर वही बात आती है, पहले मैं बताओ छापा क्यों मारने आए, क्या वारंट लेकर आए, क्या फलाना लेकर। तो ईडी को पावर दे रखी है कि वो गुप्त रूप से छापेमारी कर सकती है। वो किसी के भी अकाउंट खंगाल सकती है, वो किसी को भी के ऑफिस में घुस सकती है और कहीं भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये पावर उसको ईडी को दे रखी। अब चलिए उसने छापेमारी मार ली। छापेमारी करने के बाद अब वो गिरफ्तार करेंगे अगर उनको कुछ लगता है तो। गिरफ्तारी के समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर पंकज बंसल के जजमेंट में 2023 में यह कहा कि गिरफ्तारी के कारण को लिखित में देना अनिवार्य है। आप कारण बताइए तो आपको बताना पड़ेगा, मैं लिखित में देता हूं कि तुम्हारे पास इतना धन पाया गया, तुम्हारे पास रजिस्टर पाया गया, आपके पास ये चीजें हैं, आपके पास वो है और इसलिए हम तुमको गिरफ्तार करते हैं। तो ये जो विजय मदन लाल का जजमेंट है, इसने सब कुछ स्थापित कर दिया और बिल्कुल क्लियर करके कहा। आप सोचिए कि इसके अलावा कई एक जजमेंट और भी हैं जिसमें पी चिदम्बरम का एक केस आता था। पी चिदम्बरम साहब के, उनके कार्तिक के चिदम्बरम और ये सब बड़ा घोटाला था। उस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा बेल दे दो। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखिए ईडी वाले मामले में, खासतौर से ईडी वाले मामले में, चूंकि ये सब टेक्निकल गेम है, ये सारा कागजों का गेम है, ये सारा डिजिटल गेम है, इसलिए अगर हमने जिसने प्रीडिकेट ऑफेंस किया है उसको अगर हमने छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि वो फिर वहां जाकर सब कुछ हाइड कर देगा। इसलिए ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा कि भाई हम मानते हैं दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करप्शन, भारत की सबसे बड़ी समस्या करप्शन है और उस करप्शन के पीछे पॉलिटिकल पार्टियां भी होती हैं, अधिकारी भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, तो अब उसको कौन पकड़ेगा। कोई भी साधन इलीगल इस्तेमाल करके धन बनाया गया हो, चाहे टैक्स चोरी करके ही क्यों ना बनाया गया हो, चाहे कस्टम चोरी करके बनाया गया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी ने गलत तरीके से बनाया हो, या फिर कहीं कुछ लेन देन गलत तरीके से हुआ, किसी भी तरह से अगर धन बनाया गया है और उस धन का रिकॉर्ड आपने एजेंसियों को नहीं दिया, चाहे इनकम टैक्स की बात कर लें, चाहे और सर्विस टैक्स की बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी कि पैसा कहां से आया और पैसा कहां गया और आपके पास है, या क्राइम हुआ तो पैसा कहां गया, तो ईडी को इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो किसी भी मामले में कर सकें। आपको याद होगा तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मामला भी आया था। तमिलनाडु सरकार और सुप्रीम कोर्ट आई थी और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा साहब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी ये पकड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी पूछताछ कर रहे हैं और वो साहब सरकारी कर्मचारी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी अछूता नहीं रह सकता, कोई भी का मतलब कोई भी अछूता नहीं रह सकता। ईडी को इतनी शक्ति देनी पड़ेगी, देश में करप्शन खत्म करना है। भारत की समस्या करप्शन है, भारत की समस्या इकोनॉमिक ऑफेंस है, भारत में व्हाइट कॉलर क्राइम के बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर जाइए कि आप राजा हैं और सब प्रजा है, आप कुछ भी करेंगे। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए, इस माइंडसेट से बाहर आइए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो कार्रवाई वहां पर हुई है, अब उस कार्रवाई के खिलाफ इस समय कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी ने साइट विजिट कर लिया, ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई वो स्थान देखने के लिए। तो ये ईडी के लिए, जो ईडी ने सीज करके स्थान रखा हो, जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वहां पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है, वहां मुख्यमंत्री भी एंट्री नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री का एंट्री करना, जबरदस्ती फोर्सफुली वहां पर घुसना, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है। इसलिए ईडी भी अब गई है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में ईडी का कहना यह है कि साहब ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरे
वे जांच में बाधा पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच कह चुकी है कि किसी भी कोर्ट को नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है कि ईडी के द्वारा की जा रही जांचों में इंटरवीन कर सके, ना ही सरकार को, ना ही कोर्ट को, ना ही किसी व्यक्ति को, ना ही किसी व्यापारी को। हां, यह जरूर है कि ईडी अगर कुछ गलत करती है तो आप हमारे पास आइए, कोर्ट के पास आइए, उसको सही किया जाएगा। आपकी गिरफ्तारी करती है, आप हमसे बेल मांगने आइए। आपको लगता है ईडी ने जाति करी है, आप हमारे पास आइए। लेकिन एक कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया जा सकता जिससे ईडी के इन्वेस्टिगेशन की पावर, छापामारी की पावर, घुसने की पावर, डेटा खंगालने की पावर, यहां तक कहना पड़ा कि जो इनक्रिप्टेड डेटा है, इनक्रिप्टेड डेटा समझते हैं, इनक्रिप्टेड डेटा का मतलब यह होता है कि वो डेटा तो है लेकिन इनक्रिप्ट करके रखा गया है, उस डेटा को भी जानने का अधिकार ईडी को है। अगर आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपकी ड्राइव, आपके सिस्टम, आपके फोन, आपके हार्ड ड्राइव, कहीं भी कोई भी आपने हायर करके रखा हो, जहां से भी, वहां अगर आपने डेटा को किसी तरह इनक्रिप्ट करके भी डाला हुआ है, उसको भी रिकवर करने का अधिकार बनता है। चूंकि डेटा जब तक सामने नहीं आएगा तब तक कैसे पता लगेगा करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब बात यह आती है कि मोदी जी के टाइम पर यह हो रहा है। देखिए, वाजपेयी जी भी इसी मूड के थे। वाजपेयी जी के ऊपर भी अभी तक कोई भी एक चार्ज नहीं लगा पाया कि करप्शन के मामले में इन्वॉल्व थे। वाजपेयी जी ने ही कानून पास किया था। और मोदी जी के ऊपर भी करप्शन के तो चार्ज नहीं लगाए जा सकते। जो कुछ है वो व्हाइट पेपर में है, जो कुछ भी है वो अकाउंट्स में है। इसलिए यहां पर, और उससे पहले ईडी 1954 में बनी थी, तो अब तक क्या हो रहा था? तो भैया कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस डिक्टेटर थी, कांग्रेस के पास सब पावर थी, और कानून नहीं थे जिनसे ये पता किया जा सके, जिनके तहत टीथ ईडी बनाकर रखी थी लेकिन उसको टीथ नहीं दिए थे, उसको दांत नहीं दिए थे कि वो एक्शन ले सके, इसलिए नहीं हो पा रहा था। ममता बनर्जी के खिलाफ अब एफआईआर के लिए वहां गए, क्योंकि एफआईआर करें कहां? एफआईआर तो राज्य में होगी, राज्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कैसे होगी? ये बड़े भारी बड़े बड़े प्रश्न हैं जिनके जवाब आने बार बार आएंगे, तो कोर्ट में उनके जवाब भी मिलेंगे। लेकिन यह बात तो साफ है कि इस पूरे प्रकरण में ईडी को अनलिमिटेड पावर है, मिसयूज हो तो कोर्ट है, लेकिन करप्शन की अनुमति हमारे देश में नहीं।